मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम क्लास के अंदर देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन को और पर्यावरण भूगोल को। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन वे सभी विद्यार्थी जो बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर है, जिनके पास में अनिवार्य विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन है, उनके लिए आज की क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ बीए पार्ट थर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनकी यह जो क्लास है वो पर्यावरण भूगोल के रूप में उनको लाभ देगी। इसी के साथ और भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों के अंदर पर्यावरण भूगोल जो है ना, वो थर्ड ईयर का विषय ना होकर के, थर्ड ईयर की किताब ना होकर के फर्स्ट ईयर की किताब भी है। तो जहाँ पर भी आपको पर्यावरण का अध्ययन करना पड़े, पर्यावरण भूगोल को पढ़ना पड़े, भले आप कोई सी भी क्लास के अंदर हैं, अगर आपको इसकी नीड है तो आज की वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ आज की क्लास का। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो जैसा कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो अपने आप में एक किताब है पूरी की पूरी। तो पूरी किताब का रिवीजन यदि हम करते हैं तो हमारे पास में इतना समय नहीं है अभी, तो इसीलिए हम पूरी किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पे कुछ प्रश्न। उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या करते हुए हम अध्ययन को, पर्यावरण का जो अध्ययन है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ये पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। यदि किसी को ना मिले तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अभी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, या कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण की यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण जो शब्द है, इन्वायरमेंट जो है, उस इन्वायरमेंट शब्द को आपने ध्यान रखना कि इन्वायरमेंट शब्द आया कहाँ से है। इन्वायरमेंट जो शब्द है ना, इन्वायरमेंट जो शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। अभी ग्रीक भाषा का कौन सा, सबसे पहली बात ये देखनी है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यही पिछली बार का जो पर्यावरण अध्ययन का कंपलसरी के पेपर आया है उसमें पूछा गया है कि इन्वायरमेंट जो है वो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का है। तो ज़्यादातर ये ग्रीक यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो पर्यावरण के अंदर जो तत्व होते हैं वो तत्व कौन कौन से हैं, पर्यावरण किन तत्वों से मिलकर के बना है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मानव जो है वो पंच तंत्रों से मिलकर के बना है, 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से वो 5 तत्व होते हैं उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इसी पर्यावरण के अंदर जो हम चर्चा करते हैं वो होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। इस पूरे पर्यावरण के अंदर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो उनके मुख्य अवयव कौन से, उनके मुख्य घटक कौन से हैं, या पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कौन से रहेंगे, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक जो तत्व होते हैं ये पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं। क्लियर है। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ये है इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो शब्द है ये किसमें से निकल करके आया, इकोलॉजी से। इससे पहले क्या आया, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी का अध्ययन है इकोलॉजी। और उससे भी बड़ा क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, पारिस्थितिकी होती है, इकोलॉजी होती है, और इस इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम होते हैं अलग अलग। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द कहाँ से बना है, तो ये ग्रीक भाषा के ओइकोनोमियो से बना है, ओइकोनोमियो। अब ये ओइकोनोमिया, इसमें आप ओइकोस ध्यान रखेंगे। ओइकोस शब्द जो है इसका अर्थ होता है हैबिटेट, यानी कि आवास स्थान। ठीक है, आवास, रहने का स्थान जो होता है वो ओइकोस ग्रीक भाषा का शब्द है। इंग्लिश में हम इसे हैबिटेट कहेंगे, हिंदी में इसे आवास कहेंगे। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, टू स्टडी। ये हो गया यहाँ पे। इस इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने किया था। जबकि इसके शब्द दिया किसने था, शब्द देने वाला जो था वो टांसले था। भी कौन था, भी टांसले, एजी टांसले। और ये जो प्रश्न है वो पिछली बार आपके ये जो पर्यावरण अध्ययन का जो आपका पेपर था उसमें आया हुआ है। क्लियर है। इतनी बात को समझिएगा, पूरी अच्छी तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को देखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। जीवों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर इससे पर्यावरण किसको माना, पर्यावरण इसको माना अजैविक तत्वों को। तो यानी जैविक और अजैविक तत्वों का जो संबंध है वही क्या है, पर्यावरण, वही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का पथ क्या है, ऊर्जा प्रवाह कैसे चलती है, यानी कहाँ से ऊर्जा शुरू होती है और कहाँ जाकर के ऊर्जा समाप्त होती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं उत्पादक। उत्पादन होगा फिर उसको कोई खाएगा, तो उत्पादक को खाने वाला कौन है, मांसाहारी तो नहीं हो सकता, तो कौन होगा भी, शाकाहारी। सबसे पहले जैसे पेड़ है, तो पेड़ को खाया किसने, शाकाहारी, जिराफ ने खा लिया, हिरण ने खाया, ठीक है। फिर उसको कौन खाया, मांसाहारी ने खाया। फिर उसके बाद में कौन आता है, उसका अपघटक। जब मांसाहारी मर जाते हैं, यानी फूड चेन की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, फूड चेन की बात हो रही है, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की बात हो रही है। तो फिलहाल एक बार ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। उत्पादक, सबसे पहले सूरज की किरणें। अब ये जो सूरज की किरणें हैं इसे हम कहेंगे सौर ऊर्जा। अब ये सौर ऊर्जा जो है ये क्या है, ये अजैविक घटक है। और इस सौर ऊर्जा को प्राप्त किया किसने, पादप ने प्राप्त किया। पादप यानी कि पेड़ पौधे, उन्होंने प्राप्त किया। तो वो कौन है, जैविक। तो इस प्रकार से पर्यावरण का निर्माण हुआ। तो जैविक तत्व है। अब इनको कौन खाएगा आगे, उत्पादक पेड़ पौधों को खाएंगे शाकाहारी, शाकाहारी को खाएगा मांसाहारी, और मांसाहारी जब मर जाएगा तो उसका अपघटन होकर के मिट्टी में उसको मिला दिया जाएगा। तो ऊर्जा प्रवाह कहाँ से शुरू होती है, उत्पादक से, और कहाँ खत्म होती है, अपघटक पे खत्म होती है। तो ऊर्जा कैसी है, एक दिशीय है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊर्जा कैसी है, एक दिशा, एक ही दिशा में गमन करती है। ऐसा नहीं है कि भी अपघटक से वापस मांसाहारी में ऊर्जा आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता स्तर का होता है, कौन जो है प्राथमिक उपभोक्ता स्तर का है। तो इसमें से कौन है, अभी देखो उपभोक्ता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सबसे पहले उत्पादक की, तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर। अब इसमें से ये जो दोनों है ना, ये उपभोक्ता है। ये कौन है अभी, उपभोक्ता, जो उसको वहाँ से प्राप्त करते हैं, जो दूसरे से प्राप्त करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय, 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, मांसाहारी। और तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं वो, सर्वाहारी होते हैं, जिसमें मानव को काउंट किया जाता है। यानी वो शाक सब्जियां भी खाए और मांस भी खाए, ऐसा कौन है, तो वो हो गया सर्वाहारी। अब इसमें प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, जो केवल शाकाहारी होगा। तो अब देखिए शाकाहारी कौन है, मछली, चील, पशु एवं कीट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आएगा कौन आएगा अभी, पशु एवं कीट। अब आप कहेंगे सर मछली क्यों नहीं है, क्योंकि मछली की यहाँ पे किसकी बात हो रही है ये हमें नहीं बताया गया। छोटी मछली है वो शैवाल्स को खाती है, यानी पादपों को खाती है, वो तो होगी शाकाहारी। लेकिन उससे बड़ी मछली क्या होगी, वो तो होगी कौन सी, मांसाहारी होगी। इसीलिए इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। चील ये भी जीवों को खाती है, ये भी कैसी है, मांसाहारी है। पशु व कीट जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, जो टिड्डा है, ये कीट जो होते हैं ना छोटे छोटे, मक्खी है, ये कौन है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, जो फूलों से, फलों से, पादपों से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अब ध्यान रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो वो है अभी महासागर। महासागर या समुद्र, ये आपका लास्ट टाइम का प्रश्न है कि वहाँ से भी ये प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से कि निम्न में से एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताइए, तो वो था भी समुद्र। उसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ था, समुद्र दिया था। तो समुद्र है, सागर है, महासागर है, ये सब क्या है, स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा और कौन सा होता है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वन पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, हम आगे चल करके देखेंगे इसको। तालाब क्या है, तालाब एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब क्या है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, प्राकृतिक। अब बात यहाँ पे एक और आगे निकल करके कि क्या पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें देखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। देखिए, इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र ये कैसा हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकता है। अब नेचुरल में कौन आता है, नेचुरल में होते हैं यानी यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और एक कौन सा आ जाएगा अभी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र।
कितने प्रकार का हुआ अब आपके सामने है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्रासलैंड, ग्रासलैंड यानी कि घास भूमि, घास भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट यानी वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट यानी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये कौन से हो गए भी, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, जिसे हम कहेंगे स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर। एक होगा भी मैरीन यानी कि सागरीय, कैसा होगा भी, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें जल्दी फेरबदल नहीं होते, जैसे कि पेड़ों में आग लग गई तो वन का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो गड़बड़ा जाएगा, मरुस्थलीय गड़बड़ा जाता है, इस तरीके से। जबकि इसमें बहुत कम जो होता है यानी कि ऊंच नीच होती है इसके अंदर, तो ये स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए स्वच्छ जल, स्वच्छ जल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये दो प्रकार का होता है। स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का है, एक है स्टोरेज वाटर और एक है रनिंग वाटर, ठीक है। यानी कि एक है हमारे पास में स्थिर जल का पारिस्थितिकी तंत्र और एक है प्रवाहित जल का पारिस्थितिकी तंत्र। स्थिर जल का पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा, तो स्थिर जल के अंदर आप ध्यान रखेंगे तालाब, झील, यानी जहां पे पानी रुका हुआ है, ठीक है, बांध। अब तालाबों में भी मछलियां होती हैं, पादप होते हैं, झीलों में होते हैं, बांधों में होते हैं, तो वहां पे जो पारिस्थितिकी तंत्र बन गया ना अपने आप में कि पादप बने, पादपों को मछलियां खाएंगी, मछलियों को बड़ी मछलियां खाएंगी, इस प्रकार से वहां पे एक तंत्र बन गया। तो इस प्रकार से हमारे पर्यावरण में बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये हो गए स्थिर जल के। तो प्रवाहित जल के कौन से होते हैं, जिसमें पानी बहता है, तो पानी बहता कहाँ पे है, नदियों में, नदी है, झरने हैं, नदी है, झरने हैं, यहाँ पर क्या होता है, प्रवाहित जल होता है। तो ये प्रवाहित जल का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक है, एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। प्राकृतिक में दो प्रकार का है, या तो स्थल पे होगा या फिर जल में होगा। वायुमंडल में तो कोई पारिस्थितिकी तंत्र है ही नहीं ना। क्या वायुमंडल में कोई पेड़ पौधा उगता है, क्या वायु में ही कोई उसको खा लेता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वायुमंडल से रिलेटेड है वो स्थल पर ही आकर के बैठेंगे। कोई पक्षी है वायुमंडल में घूम रहा है, लेकिन वो बैठेगा कहीं ना कहीं तो स्थल पर ही आकर के, क्लियर है। वो खाएगा किसी चीज को तो वो भी स्थल पर ही होगी। इसीलिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आता है, वायुमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता, क्लियर है। अब घास, स्थल के अंदर कौन है, घास भूमि है, वन के अंदर है, मरुस्थल के अंदर है। मरुस्थल में देखते होंगे, मरुस्थल का अलग होता है, वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। उन कंटीली झाड़ियों में से ऊंट जो होता है, जैसे ऊंट है और जैसे वहाँ पे गोडावन है, तो ये सब क्या है, ये शाकाहारी है। अब इनको खाने वाले वहाँ पे मरु लोमड़ी है, तो ये कैसे हो गए भी, मांसाहारी हो गया। इसके अलावा पीवना सांप जो है, रेगिस्तान में पीवना सांप है, राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है ना, तो वो कैसा हो गया, वो एक मांसाहारी जीव हो गया। तो इस प्रकार से वहाँ पे अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। घास मैदानों के अंदर क्या होता है, हिरण होते हैं, हिरण को खाने के लिए शेर होते हैं, तो ये घास के हो गए। वनों के अंदर क्या होते हैं, वनों के अंदर बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे मान लो जिराफ की बात कर लें अपन, जिराफ के अलावा यहाँ भालू की बात कर रहे हैं, भालू हो गया। इसके अलावा जैसे भेड़िया हो गया, तो वो सब किसके हो गए, वन के हो गए। तो आपसे अगर प्रश्न ऐसा भी आ जाता है ना कि निम्न में से कौन सा वनीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीव है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि जंगल का कोई जीव आपको चाहिए, एक घास भूमि का जीव आपको चाहिए, है ना। घास भूमि में कौन होंगे, खरगोश वगैरह होते हैं, वो घास भूमियों में रहेंगे। और जो वन है तो वनों के अंदर कुछ अलग प्रकार के, जैसे चूहे हो गए, गीदड़ हो गए, ठीक है, ये सब कौन से हैं, भेड़िए हो गए, ये कैसे हैं, वन के अंदर है। मरुस्थल के अंदर कौन है, जैसे चिंकारा कह दिया आपने, है ना, चिंकारा है, गोडावन है, ये सब अपने कौन से हो गए, मरुस्थलीय हो चुके हैं।
इस प्रकार से उसके बाद में जल के अंदर कौन है, तो जल में आपको पता है मेंढक होता है, मछलियाँ होती हैं, इस प्रकार शैवाल होते हैं, प्लैंकटन जिसे अपन कहते हैं, ये आपका एक तंत्र बन जाएगा। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे पहले तो हम कहेंगे स्थिर जल का। अगर ये ऑप्शन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि स्वच्छ जल का है या सागरीय का, तो फिर हम क्या कहेंगे कि तालाब स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर अगर और उससे आगे पूछे कि तालाब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है या स्थलीय, तो बता सकते हो ना कि तालाब कौन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर आपसे पूछा जाए कि तालाब क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये क्या मानव ने बनाया है तालाब को या प्रकृति ने बनाया है, तो हम क्या कहेंगे प्राकृतिक है। बांध की बात करेगा तो बांध किस में लेकर के आएंगे, आर्टिफिशियल। किस में लेकर के आएंगे, मानव से निर्मित आ जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे बांध जो है यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे अपन बांध को, क्योंकि ये अपन बात किसकी कर रहे हैं, नेचुरल की सोर्स की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल में कौन आएगा, आर्टिफिशियल में आएगा भी जैसे खेतों के अंदर फसलें होती हैं, उन फसलों के अंदर जैसे आपसे ये प्रश्न बहुत बार आया है कि धान की फसल किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तो ये कैसा रहेगा, आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है, मानव मेड पारिस्थितिकी सिस्टम है और इकोलॉजी है। क्लियर है? इस प्रकार से रखिएगा। धान हो गया, मतलब जितनी भी फसलें हैं, फसलों का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा बांध की ध्यान रखेंगे, बांध अगर पूछ लेता है तो ये भी कैसा है, पारिस्थितिकी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्लियर है? इस प्रकार आप इसे समझिएगा। इसके बाद में देखिएगा जरा कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो स्टेप होते हैं, जो स्तर होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले एक जीव होता है। अगर हम एक जीव की बात करें तो वो क्या है, वो एक विशिष्ट यानी इंडिविजुअल एक पादप या प्राणी है। किसी भी अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये एक अजैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ वो कौन से होते हैं, जिनमें श्वास लेने की क्रिया होती है, जिनमें वृद्धि और विकास होता है, वो होते हैं जैविक तत्व। अब जैसे कोई मैंने बात की यहाँ पे गाय, अब गाय क्या है, एक प्राणी है। ठीक है, जैसे मैंने बात की फूल, तो फूल क्या है, एक पादप है। तो ये एक इंडिविजुअल एक जीव की बात हो रही है, जैविक तत्व की बात हो रही है। जबकि जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या क्या होता है, एक विशिष्ट प्रजाति का समूह होता है। जनसंख्या क्या होती है, एक विशिष्ट प्रजाति का समूह होता है। गायों के अंदर बहुत सी गायें अगर आ जाएंगी पूरी की पूरी, तो वो गायों की जनसंख्या कहलाएगी, है ना, यानी पशु संख्या अपन जिसे कहते हैं, गाय की संख्या होगी। फिर समुदाय क्या होता है, समुदाय किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति समूहों का योग, विभिन्न प्रजातियों के समूहों का योग। यानी गायें भी रहती हैं, एक मतलब बाड़ा है, उस बाड़े के अंदर गाय भी है, भेड़ भी है, वहाँ पे बकरियां भी है और वहाँ पे गधे भी है और ऊंट भी है। तो वो क्या हो गया, वो एक समुदाय हो गया। ठीक है, जिसे अपन सोसाइटी, कम्युनिटी जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, समझ गए इस प्रकार से। फिर इससे बड़ा स्तर क्या होता है, अगर हम सभी को इकट्ठा कर दें, किसको, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बनता है, किसी क्षेत्र के अजैविक पर्यावरण तथा समुदायों का जो योग होता है, अजैविक। यानी अगर हम बात करें कि पहाड़ों पर जंगलों में, पहाड़ों पर जो जंगल है, उन जंगलों के अंदर बहुत से जानवर रहते हैं, तो वो क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि उसमें हमने पहाड़ और जंगलों को ले लिया। और ये जंगल और पहाड़ क्या है, पहाड़ अजैविक, पहाड़ क्या है, अजैविक। जब हम अजैविक की बात करेंगे तो वो पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। और इस प्रकार से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का जो योग होता है, स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र, जल के पारिस्थितिकी, सबका योग मिला करके क्या बन जाएगा, जीव मंडल बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं अभी, बायोस्फीयर कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए इकोसिस्टम में कौन कौन होता है। एक अजैविक फैक्टर होते हैं, एबायोटिक, और एक बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक में क्या होगा, जो जैविक घटक होते हैं, जैविक। अब ये जैविक किस प्रकार के हैं, या तो वो प्रोड्यूसर है, या वो कंज्यूमर है, या वो डिकम्पोजर है। प्रोड्यूसर यानी उत्पादन करता होगा, ये उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता। और ये क्या होता है, अपघटक। ये क्या होते हैं भी, अपघटक। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इन सब में से अगर हम बात करें कि प्रोड्यूसर कौन है, तो ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। ये कौन है अभी, उत्पादक।
क्लियर। अब इसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक ये सारे के सारे कौन है, उपभोक्ता है। ये सभी कौन है, उपभोक्ता है। और ये अंतिम कौन है, ये है अपघटक। अपघटक फंगस, इसमें फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, कुछ बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जैसे बॉडी मृत, जब आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी को अगर दफना दिया जाए तो वो अंदर अंदर गल जाती है, फिर हड्डियां ही रह जाती हैं अकेली, है ना। अपन कंकाल देखते हैं तो वो सब क्या है, वो इस अपघटक का काम होता है कि उसको वापस से मिट्टी में मिला देना। ये हो गया। अब उपभोक्ता जो है ना, उत्पादक एक ही प्रकार का होता है, अपघटक एक ही प्रकार के, लेकिन उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। अब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से होते हैं, हार्बीवोरियस। हार्बीवोरियस जो होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। कौन से होते हैं भी, ये शाकाहारी, ये शाकाहारी। कॉर्निवोरस कौन से होते हैं, ये होते हैं मांसाहारी, मांसाहारी। और ये हो गया हमारे पास में सेकेंडरी कॉर्निवोरस, यानी कि ये सीधी सी बात है कि ये हो गया हमारे पास में सर्वाहारी। ये कौन से हो गए भी, सर्वाहारी। अब यहाँ पे शाकाहारी में कौन आ गया, ये हो गया टिड्डा, ये एक शाकाहारी है। अब इसके बाद में ये सारे के सारे कौन से हैं, मांसाहारी है। तो टिड्डे को कौन किसने खाया, मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया, सांप ने। सांप को किसने खाया, चील ने। चील जब मर जाएगी तो उसका अपघटन हो जाएगा, तो ये पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। इस प्रकार से जो ऊर्जा इसने अपने अंदर स्टोर की थी, उस ऊर्जा को ये अपने पास में ले जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्रवाह के दौरान, ऊर्जा प्रवाह के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा काम आती है, 10% ऊर्जा काम आती है। ये प्रश्न आपका संभावित है, आ सकता है। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का उपभोग या ऊर्जा प्रवाह के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा जो होती है वो काम में ली जाती है अगले किसी उपभोक्ता के द्वारा। तो 10% होती है ऊर्जा काम में ली जाती है, बाकी 90% जो है ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। सीधी सी बात है, यदि आप एक एप्पल खा रहे हो ना, एक एप्पल खाते हो, तो उस एप्पल के अंदर 90% हिस्सा ऐसा होगा जो आपको कुछ भी नहीं देने वाला, उसमें 10% हिस्सा ही ऐसा होगा जो आपको एनर्जी देगा। बात समझ में? इस प्रकार से बाकी सब क्या है, बाकी सब अवशिष्ट है उसके अंदर। तो इस प्रकार से होता है कि 10% ऊर्जा ही हमारे काम आती है। इसके बाद में देखिए कि जो एबायोटिक होते हैं, वो अजैविक जो घटक होते हैं, वो 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायवीय तत्व। अकार्बनिक में कौन से आ जाएंगे, जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, कार्बन सल्फर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और खनिज लवण है, ये सब अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी क्या है, ये विटामिन्स हैं। ये कौन है, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ध्यान रखिए, कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जो ऊर्जा नहीं देते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्लियर हुई। उसके बाद में जलवायु के तत्व। जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश जब जमीन पर पड़ेगा, जल पर पड़ेगा, तो जल वाष्प होगा, तो वाष्पीकरण ये भी एक जलवायु का घटक है। वाष्प होगा, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, तो वर्षा भी क्या होगा, एक कारक हो गया। वातावरण में नमी आएगी, नमी यानी आर्द्रता, तो आर्द्रता भी एक जलवायु का घटक है। तापमान है, वर्षा है, जलवाष्प है, आर्द्रता, ये सब क्या होते हैं, जलवायु के तत्व होते हैं। ये आपने याद रखने हैं। और ये सभी क्या है, ये सभी कुल मिलाकर के पर्यावरण के तत्व हैं। ये सब क्या है, पर्यावरण के तत्व। पर्यावरण किन से मिलकर के बना है, सबसे पहला पॉइंट जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। अब जैविक में कौन से घटक आते हैं, तो ये जैविक है। अजैविक में क्या आता है, तो ये सब किस में आते हैं, अजैविक में आते हैं। क्लियर, इस प्रकार समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ पिरामिड से संबंधित प्रश्न हमारे पास में आ रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक पिरामिड बनता है। कैसे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखो कैक्टस। अब कैक्टस जो है ना, ये मरुस्थलीय है, मरुस्थल के अंदर एक पादप है। मरुस्थल के अंदर पादप जो होते हैं वो कैक्टस होते हैं। अब इनको खा कौन रहा है, चूहा खा रहा है। चूहे को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है, जो है बाज खा रहा है, या फिर अपने चील खा रही है। अब ये एक क्या बन गया हमारे पास में, एक फूड चेन बन जाएगी। अगर हम इसको पूरा सर्कल बना देंगे तो ये कहलाएगी फूड चेन कहलाएगी। लेकिन एक होता है पिरामिड। पिरामिड होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं संख्या पिरामिड,
आपसे पूछ सकता है पारिस्थितिकी में पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? एक संख्या पिरामिड है, एक है जीव भार पिरामिड, और एक होता है ऊर्जा पिरामिड। ये कौन सा होता है? ऊर्जा का पिरामिड। संख्या, अब आप देख सकते हैं कि मरुस्थल के अंदर कैक्टस बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, और चूहे उससे कम होंगे, और सांप उससे भी कम होंगे, और बाज उससे भी कम होगा। तो ये क्या हो गया? सबसे पहले ज़्यादा, प्रोड्यूसर ज़्यादा, फिर उसके बाद में जो कंज्यूमर है वो उससे कम। इस प्रकार से ये पिरामिड कैसा बनेगा? ये एक बन गया पिरामिड। अब ये पिरामिड बना है सीधा। ये पिरामिड कैसा है? सीधा। जबकि कहीं जगह पर संख्या का जो पिरामिड होता है ना, ये उल्टा बनता है। कहाँ उल्टा बनता है? महासागर, सॉरी, ये तो बनेगा हमारे पास में कैसा? सीधा बनेगा। अब बारी आ जाती है हमारे पास में जीव भार की। तो जब हम जीव भार की बात करते हैं तो यहाँ पर पिरामिड जो होता है, कहीं पर तो सीधा बनेगा तो कहीं पर उल्टा। कैसे? अब देखिए जरा, जैसे पेड़ है, अब पेड़ ज़्यादा नहीं है, पेड़ों की संख्या कम है, लेकिन पेड़ों पर जो निर्भर लोग हैं, पेड़ों पर निर्भर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जो इन पर उपभोक्ता है, पेड़ों के जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या अधिक है। तो यानी पेड़ कम हुए और पेड़ों से ज़्यादा कौन हुए? उपभोक्ता हुए। और उसके बाद में उपभोक्ता से ज़्यादा क्या हो गए भी? अपने उपभोक्ता हुई। और उसके बाद में आ गया हमारे पास में कौन सा? तीसरे उपभोक्ता से आगे चल करके अगर हम देखेंगे कि पहले पेड़ है, पेड़ों के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता उससे कम हो जाएंगे। द्वितीय उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? कम। कैसे? यहाँ पर देखो, ये है पेड़, ये है हिरण, अब हिरण भी है, जिराफ भी है। ठीक है, हिरण है, जिराफ है। और बात कर लें अगर अपन तो जितने भी शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में मांसाहारी कम हो जाते हैं। मांसाहारी में कौन आएगा? भेड़िया आएगा, शेर आएगा, चीता आएगा, ये सब मांसाहारी आएंगे। ये लगभग गिनी चुनी 4 या 10 प्रजातियां हैं जो कि शाकाहारी की हैं। और उससे भी बाद में जो सर्वाहारी है वो उसकी प्रजाति और भी कम है, ये और भी कम है। तो इसलिए हिरण यानी कि जो शाकाहारी है सबसे ज़्यादा है। तो ये पिरामिड कैसा बनेगा? पहले कम है, फिर ज़्यादा है, उसके बाद फिर कम हो रहा है। तो ये जो पिरामिड है ना, ये बनता है रोम्बोइडल। ये इसका नाम कुछ ऐसा ही है, रोम्बोइडल या चतुष्कोणीय पिरामिड है। ये किसका है? ये वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का है। तो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? रोम्बोइडल चतुष्कोणीय होता है वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का। यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है? घास स्थल का पिरामिड कैसा होता है? तो घास स्थल में घास ज़्यादा होगी, उसमें रहने वाले खरगोश हैं, चूहे हैं, वो कम होंगे, और उसको खाने वाले जो है वो उससे भी कम होंगे। तो ये पिरामिड कैसा जाएगा? सीधा पिरामिड बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। अब इसमें बात किसकी कर रहा है? संख्या पिरामिड की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी संख्या पिरामिड की बात हो रही है। वह पिरामिड जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं बनता, वो कौन है? वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, ये कभी भी उल्टा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो, भले कोई भी है, सबसे पहले जो ऊर्जा उत्पादक के पास में जो ऊर्जा आई है, उत्पादक के पास में जो ऊर्जा आई है, उससे उपभोक्ता के पास में उससे कम ही जाएगी। कन्फर्म है, उपभोक्ता के पास में क्या जाएगी? उससे कम ही जाएगी। तो उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो ये पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, इस बात को नोट कीजिएगा। और ये प्रश्न जो है अभी सेट के एग्ज़ाम में भी आया था। सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर ये प्रश्न आया था। और इसी तरीके से नेट के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्योग्राफी के अंदर ये आते हैं। तो जितने भी ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पर्यावरण अध्ययन में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। वो पर्यावरण अध्ययन जो है लगभग पास कर लेते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप कर लोगे। आपके पास में 100 प्रश्न आएंगे, 100 के 100 आपको आंखें बंद करके टिक करके आने हैं। तो आपको उसमें से 33 जो है वो पास सही है। तो 33 तो लगभग सभी के सही हो ही जाते हैं 100 के अंदर से। ठीक है, बाकी अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो आप अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे, है ना। चलिए, आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पर्यावरण जो है ये अनिवार्य विषय जो है बनता जा रहा है। इसीलिए पर्यावरण को पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड वर प्रपोज्ड बाय
अल्टन, ये किसके द्वारा बताया गया था? अल्टन था भी, अल्टन के द्वारा इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना जो है वो सामने लेकर के आएगी। अल्टन ने इसकी शुरुआत की थी। क्लियर है? तो अब आप समझ गए पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? संख्या पिरामिड, जीवभार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। देखो, बायोमास पिरामिड, नंबर और ऊर्जा। ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनेगा, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। और जो जीव बार होता है ना, जीव बार वाला यानी बायोमास वाला जो पिरामिड होता है, ये हमेशा उल्टा ही जाएगा। ये कैसा जाएगा? हमेशा उल्टा जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं तालाब का। जैसे अब तालाब में जो शैवाल होते हैं, शैवाल ये प्रोड्यूसर है। ये कौन है? अभी प्रोड्यूसर है यानी उत्पादक है। इनको खाने वाली छोटी मछलियां हैं और छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं। अब आप देख पाते हैं कि शैवाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ज़्यादा इन मछलियों को ज़्यादा शैवाल खाने पड़ते हैं। यानी शैवाल इतने हैं तो इनको उससे ज़्यादा यानी भूख ज़्यादा लगी होती है तो इनको ज़्यादा शैवाल खाने पड़ते हैं। एक आधे से इनका काम नहीं चलता। ऐसे ही जो बड़ी मछली होती है वो एक आधी छोटी मछली से काम नहीं चला सकती, इसलिए उसको ज़्यादा संख्या में उसको क्या करना होता है? मछलियाँ खानी पड़ती हैं। तो ये जो पिरामिड होता है ये कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये पिरामिड कैसा है? उल्टा। जैसे अगर बात करें पेड़ कितना एनर्जी लेता है, पेड़ कितना खाता है, वो हमसे ज़्यादा खाता है। पेड़ एक मानव की तुलना में एक पेड़ ज़्यादा खाता है। जबकि अगर हम बात करें कि एक मछली, छोटी मछली की तुलना में बड़ी मछली कितना खाती है, तो ये उससे ज़्यादा खाती है, बड़ी मछली ज़्यादा खाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ये पिरामिड कैसा बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पारिस्थितिकी चक्कर के बारे में। तो पारिस्थितिकी चक्कर है जो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य प्रकाश से चलता है। पारिस्थितिकी का कौन सा चक्र है जो प्रत्यक्ष सूरज के प्रकाश से शुरू हो जाता है? देखिए, हमें सबसे पहले दो प्रकार के चक्करों को पढ़ना है। सबसे पहले जैव भू रसायन चक्र होता है। सबसे पहले क्या होता है? जैव भू रसायन चक्र होता है। ये दो प्रकार का है। एक तो है जलीय चक्र और एक है गैसीय चक्र। जलीय चक्र में क्या आता है? जल आता है, जल का चक्र आएगा। और गैसीय चक्र में किसका चक्र आएगा? कार्बन का चक्र आएगा। ऑक्सीजन का चक्र हमें पढ़ना है, ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें एक ही पढ़ा जाता है। जल चक्र अपने आप में सबसे बड़ा चक्र है। अब कहता है कि पारिस्थितिकी जो चक्कर होते हैं, ये चक्कर है पारिस्थितिकी के, इसमें कौन सा चक्कर है जो प्रत्यक्ष रूप से सूरज के प्रकाश से शुरू होता है? तो जैसे ही सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, धरातल पर पड़ेगा, जल पर पड़ेगा, तो जल वाष्प हो जाएगा। जल क्या होगा? वाष्प होना शुरू हो जाएगा। तो जल का इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। इस वाष्पीकरण से कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन से क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। संघनन से क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। अब दूसरी बात और ध्यान रखिएगा, जल का डायरेक्ट वाष्प में मिलना ये तो इवेपोरेशन कहलाता है यानी वाष्पीकरण कहलाता है। जबकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों में जो जल संचित है, उस जल का वायुमंडल में जाना यानी उसका वाष्प होना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है यानी वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं भी? वाष्पोत्सर्जन। अगर जल डायरेक्ट जल का वाष्प होगा तो उसे कहेंगे वाष्पीकरण। पेड़ पौधों की पत्तियों में से जल निकलेगा तो उसे कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है ना? इसी तरीके से यहाँ पर जो पहाड़ है उन पर जो चोटियों पर जो बर्फ जमी हुई है, वहाँ पे जो वहाँ का जो पानी है नीचे आने की बजाय, पिघलने की बजाय डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। क्या कहेंगे उसे भी? सब्लिमेशन कहेंगे। क्लियर है? इसी के साथ में आगे चलते हैं। फिर क्या होगा? ये बादल आएंगे, टकराएंगे, बरसात करेंगे। बरसात को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन। क्या कहते हैं भी? प्रिसिपिटेशन जो होता है